आज के कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जो भी कुंडली का एक सवाल और एक सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और अपना नाम, AM PM का ख्याल रखें। जन्म स्थान जो दें वो ऐसा दें जो प्रायः मिल सके, और जितने लोग भी कमेंट में देंगे उसमें से 10 कुंडलियों का चुनाव मैं कल के कार्यक्रम में करूंगा। वो कार्यक्रम जरूर देख लें। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज शनिवार, और कल के कार्यक्रम के लग्न कुंडली के विश्लेषण के बाद आज उसी जातक के लग्न और नवमांस के साथ उपस्थित हूं। तो आइए, आज सुबह मैंने इनके यहाँ फ़ोन की थी, बड़ी बार बात ही नहीं हो पाई, और वीडियो बनाने से पहले मैं दरअसल लोगों से बात करता हूं। पहले दिन के कार्यक्रम के लिए फ़ोन नहीं करता, लेकिन दूसरे दिन के कार्यक्रम के लिए फ़ोन ज़रूर करता हूं, ताकि उनसे उनके मन की बात को समझी और जाना जा सके। दूसरी बात बता दूं तो आइए सबसे पहले इनकी कुंडली के लग्न चार्ट को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कल बता दिया था, फिर से एक बार आपको समराइज करके बता देता हूं। लग्न मकर का बनता है, लग्नेश होते हैं शनि, वो लग्न को देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में ये सहायक सिद्ध होंगे। अगर व्यक्ति थोड़ा धार्मिक हो जाए ना तो बहुत उत्तम होगा, क्योंकि सूर्य यहीं बैठे हैं। ये इशारा तो यही कर रहे हैं कि बच्चा धार्मिक हो जाए तो उत्तम है, और व्यक्ति अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास कर ले तो सर्वोत्तम हो जाएगा। ये तो यही कहते हैं ग्रह दरअसल जहाँ बैठे होते हैं वो क्या, वो आपके बनने वाले समय और आने वाले वक्त के इशारा ही तो करते हैं मात्र, कि ये चीज़ अगर यहाँ उपस्थित हो तो ये हो जाता है। तो अगर सूर्य जन्म कुंडली के धर्म भाव में बैठा हो और लग्न का अधिपति लग्न को देख रहा हो, ये व्यक्तित्व को विशाल बनाने के लिए काफ़ी होता है। व्यक्ति न्यायप्रिय है, न्याय से युक्त है, थोड़ा गंदा भी रहेगा, सोफिस्टिकेटेड थोड़ा कम होगा, लेकिन लग्न का अधिपति अगर लग्न को देखता है तो व्यक्तित्व को कहीं से भी तोड़ता और मोड़ता नहीं है। व्यक्ति इतना ज़्यादा न्यायप्रिय है कि कभी कभी आपे से बाहर भी हो जाएगा। और तीसरे भाव में राहु बैठे हैं मीन राशि के, यहाँ गुरु की ये गौण राशि बनती है, यहाँ राहु बैठे हैं। छोटे भाइयों के साथ व्यक्ति कभी किसी चीज़ को बांटना नहीं चाहेगा, अपने मन का हो जाता है कभी कभी, क्योंकि शनि का भी तो प्रभाव है ना लग्न पे। तो शनि का प्रभाव लग्न पे, शनि की दृष्टि मंगल पे, जो कि उसकी नीच की दृष्टि पड़ रही है, ये कुंडली को एक कमजोर पक्ष दे रहा है। तो ये बात है। तृतीय भाव में राहु व्यक्ति को मेहनती बनाएंगे। जब राहु की दशा आएगी, जब सूर्य की दशा आएगी, व्यक्ति तीव्र धार्मिक हो जाएगा और धर्म के मार्ग पर आरूढ़ हो जाएगा। व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूजन भी पालेगा कभी कभी। तो ऐसी अवस्था में कि जब राहु की दशा आए व्यक्ति के जीवन में, तो उसे गणेश जी की पूजा करवा लेनी चाहिए। मंगल यहाँ बैठे हैं, और ये मंगल दरअसल आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर मंगल बैठे हों तो ये थोड़ा संभल करके इसका फलादेश करना होता है, क्योंकि मूलतः चौथे नंबर की राशि का निर्माण यहाँ होता है, कर्क राशि का निर्माण। सोचिएगा, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में काल पुरुष की कुंडली जब मेष लग्न की बनेगी तो चतुर्थ भाव में कौन सा अंक बनेगा, 4 नंबर। और चतुर्थ भाव में 4 नंबर बना, यानी कि मंगल अगर वहां बैठे हैं तो मूलतः वो उनके नीच की राशि का निर्माण हो रहा है ना, क्योंकि अगर यहाँ 1 लिखेगा तो काल पुरुष की कुंडली के लिए यहाँ 4 नंबर लिखेगा। यहाँ पे मंगल स्वतंत्र नहीं होते हैं, नीच राशि के या नीच भाव में बैठे। यहाँ पे बहुत ज्यादा वो अच्छा फल करते नहीं देखे जाते हैं। करते क्या है, वो व्यक्ति के जन्म स्थान से दूर भेजने का प्रयास करते हैं। माता पिता के साथ कभी कभी संबंधों में खटपट ला देते हैं, माता को रक्त से संबंधित समस्या देने वाले हो जाते हैं। कभी कभी माता के साथ संबंधों में कमजोरी या मन को कमजोर कर देते हैं। वो व्यक्ति माता से झूठ बोलने लगता है, कई बार माता को सही तरीके से समझ नहीं पाता है, उग्र बोल देता है। हालांकि भाग्य भाव का अधिपति बुध उसको देख रहा है तो चपलता भी करता है। मंगल और बुध, दरअसल मंगल है बिल्कुल उग्र ग्रह और बुध है भाग्य भाव का अधिपति, तो भाग्य का सहयोग तो देगा।
लेकिन उसकी चौथी दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली में देखिए नीच राशि पे पड़ रही है, तो दाम्पत्य भाव को वो कमजोर करने का, और ये ग्रह दरअसल ये इशारा कर रहा है कि दाम्पत्य को करने से पहले, दाम्पत्य के सूत्र में बंधने से पहले, चूंकि व्यक्ति लग्न कुंडली से मांगलिक है, तो थोड़ा विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली का ये सुख भाव है, जीवन के सर्वोत्तम सुखों का ये भाव होता है। यहां से पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, कुटुंब आदि के साथ बिताए गए पलों का विचार किया जाता है। और यहीं पे जब मंगल वक्री होगा तो उसके पिछले भाव का फल करेगा, और दरअसल उसकी नीच दृष्टि जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ रही है। शनि और मंगल का दृष्टि का संबंध बनना जन्म कुंडली के इस भाव को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है, इसलिए व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाना भी पड़ सकता है। क्योंकि व्यय भाव का अधिपति, गौर करिएगा ये भाव बड़ा महत्वपूर्ण है, तो व्यय भाव का अधिपति सुख भाव को देख रहा है। व्यय का अधिपति दशम में आया, भाग्येश के साथ उसने संबंध बनाया, और बना करके 12वें भाव के अधिपति और तीसरे भाव के अधिपति, ये गुरु यहाँ पे दोनों अच्छे भावों के अधिपति नहीं है, तो इन दोनों भावों के अधिपति हुए गुरु बने अग्नि तत्व, ये राशि जो बनी वो अग्नि तत्व की बनी, और ये राशि बनी जल तत्व की, यानी अग्नि और जल के अधिपति हुए बैठे कहां? वायु तत्व की राशि में। ये ठीक है, लेकिन वो शुक्र की राशि में बैठे हैं, और शुक्र उनके बहुत अच्छे मित्र नहीं होते हैं, इस वजह से गुरु यहाँ पे शम राशि के हो जाएंगे। अब बैठे किसके साथ है? तो गौर करिए, वो रोगेश के साथ बैठे हैं, रोगेश के साथ बैठे हैं ना, और वो जो रोग भाव का और भाग्य भाव का अधिपति है वो धर्म कर्माधिपति योग लगा रहा है। धर्म का अधिपति होकर के कर्म में बैठा, व्ययेश के साथ बैठा है, यानी कि व्यक्ति बुद्धिमत्ता का क्षय भी कर रहा है, सोच रहा है ज्यादा, तो इसको थोड़ा सा नियंत्रण में रखना चाहिए। व्यक्ति को गणेश जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ ये कर लेना चाहिए। और संस्कार का तो वैसे भी व्यक्ति को बंधा होना चाहिए। आजकल के माता पिता को अपने संस्कारों पे गर्व कम हो गया है क्या? हमारे संस्कार से बच्चे अगर पुष्ट और प्रमोदित नहीं होंगे तो वो कैसे आने वाले समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? ये विचार करने वाली बात है। उन्हें मजबूत करिए, जबरदस्ती ही सही, लेकिन उनको अपने संस्कारों का एहसास होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए हमारे पूर्वजों की स्तुति क्या थी, उन्हें पता होना चाहिए हमारे पूर्वज कैसे थे, उन्हें पता होना चाहिए हमारा धर्म और हमारा सत्य सनातन धर्म क्या कहता है। जरूर पता होना चाहिए, ये तो उनका कर्म और पुनित कर्तव्य बनता है ना, बस यही बात है। तो यहाँ पे गुरु और बुध जब एक साथ होंगे, दरअसल भाग्य भाव का अधिपति अगर धर्म में आ जाए तो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर आरूढ़ होकर के ही काम करता है, जीवन की यात्रा पूरी करेगा। क्योंकि व्ययेश के साथ बैठा है तो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखे, पेट का ख्याल रखे। गुरु जो बैठे हैं वो शुक्र की राशि में बैठे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि शुक्र के साथ उनकी कभी संबंध भी बन पाए, लेकिन फिर भी वो अगर वो बैठे हैं और दो अच्छे भावों के अधिपति नहीं होकर के केंद्र के 10वें स्थान में भाग्य भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति की कुंडली में मंगल से संबंधित भी व्यवसाय बनेगा। क्योंकि ये दरअसल कुंडली में षडबल में मंगल बलवान होते देखे जा रहे हैं। दाम्पत्य को संभालने की आवश्यकता, क्योंकि सप्तम भाव का अधिपति नीच का है। गुरु व्ययेश होकर के जन्म कुंडली के सुख भाव को देख रहे हैं, ये कमजोर हो रहा है। भाग्य भाव का अधिपति धर्म भाव में आ रहा है, व्यक्ति आजीवन सूर्य की और गणेश की पूजा करता रहे, बहुत उत्तम होगा। नित्य प्रतिदिन किसी देव मंदिर का, किसी देवालय के शिखर का दर्शन करता रहे, उत्तम होगा। अपनी मति बुद्धि का क्षय न करे और बहुत ज्यादा किसी भी बात को रगड़ने का प्रयास ना करे। मन पे और अपने आप पे कभी भी भरोसा कम ना किया करें। आपसे सर्वोत्तम इस दुनिया में कोई है ही नहीं, बस ये बात हमेशा याद रखिए। और उसके बाद यहाँ शनि बैठे हैं, लग्न का अधिपति लग्न को देख रहा है, ये बहुत अच्छी हो जाती है बात। हालांकि वो अति शत्रु का है तो थोड़ा गंदा बनाता है, व्यक्ति बाल आदि रखने का शौकीन हो जाता है, नाखून बढ़ा लेता है। कई बार जो है वो अगर शनि की दशा या चंद्रमा की दशा आती है, चूंकि चंद्रमा नीच के हैं, तो जब जब चंद्रमा और शनि की दशा अंतरदशा आएगी तो व्यक्ति के दाम्पत्य को कमजोर करने वाले बना देते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि के बाद यहाँ पे ये बात मैंने सारी चीजें बता रखी हैं। अब इसको मैं लग्न के बाद नौमांस में आता हूं। तो यहाँ पे अगर नौमांस को देखते हैं तो यहाँ मीन राशि बन रही है। तो नौमांस कुंडली में लग्न मीन का बना, तो लग्न कुंडली में वो कहाँ बन रहा था? तो लग्न कुंडली में वो बन रहा था पराक्रम भाव का अधिपति। तो यहाँ पे वो त्रिक भाव का अधिपति था, यानी कि त्रिक भाव के अधिपति, और वहीं पे एक राहु बैठे, और वहां पे ये नौमांस कुंडली में लग्न में ही आ रहे हैं, यानी कि वो ग्रह और वो जो राशि है वो सुधर रही है।
वो राशि सुधर रही है और राशि का अधिपति भी सुधर रहा है, क्योंकि उसको केंद्र में और नवांश में ही उपस्थिति उसकी दर्ज हो रही है। और अगर यहां की बात करता हूं तो इस कुंडली में तो राशि बलवान कौन सी बन रही है, तो एक कुंभ राशि बलवान बनती देखी जा रही है और दूसरी जो बलवान राशि होगी वो मिथुन की बनेगी। मतलब ये दो राशियां जब एक्टिव होंगी तो व्यक्ति को धन से, ऋण से मुक्ति, नए जीवन का आरंभ, दुश्मनों का क्षय, विपरीत परिस्थितियों का खत्म होना और धन का लाभ, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि भी तो यहां पड़ रही है। और राशि के अधिपति अगर मंगल को नहीं देखते ना, सोचिए मंगल की जो दृष्टि है वो जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव पे पड़ रही है और वो नीच की दृष्टि डाल रहे हैं, और शनि जो है वो नीच की ही दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, चौथी मतलब 10वीं दृष्टि से। ऐसी स्थिति में ये मंगल की स्थिति को यहां कमजोर कर दे रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को यश, गौरव, सम्मान, पद प्रतिष्ठा तो मिलेगा क्योंकि दो शुभ ग्रह देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि भवन आदि के सुख में कभी कभी बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़े। ये बात है, क्योंकि व्ययस देख रहा है, ये बात है। अब यहां पे फिर से आपको लेके आता हूं, तो यहां लग्न के अधिपति बनते हैं गुरु। वो जाकर के देखिए अष्टम भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति को पेट का रोगी न बना दे कहीं। इस वजह से भोजन का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है। व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर ही आरूढ़ होकर के चलना चाहिए। अपने जीवन की यात्रा को बिना धर्म के रास्ते से तय करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, और व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। अगर गुरु अष्टम में बैठ रहे हों और सूर्य जो कि जन्म कुंडली में बैठे हैं चंद्रमा की राशि में पंचम भाव में, तो ये तो ठीक है, लेकिन गुरु का अष्टम में जाना ये स्वास्थ्य को कई बार कमजोर करता है, दाम्पत्य को तटस्थ बना देता है। इसलिए मैं ये आपसे कहूंगा कि हमेशा नित्य प्रतिदिन परमात्मा का दर्शन किया करें। उसके बाद चतुर्थ भाव में केतु और राहु, मंगल और राहु अंगारक योग लगा रहे हैं। इसका प्रभाव होगा किस पे होगा, सोच के देखिए। जन्म कुंडली के भाग्य भाव पे इसका प्रभाव होगा, क्योंकि मंगल जो भाग्य भाव के अधिपति हैं वो आपकी कुंडली में अंगारक दोष लगा रहे हैं। यहां पे मंगल बैठे थे अपनी राशि के, यहां भी वो मित्र की राशि में जा रहे हैं, और यहां का अधिपति जो कि दशम भाव का अधिपति वो अष्टम में जा रहा है। दशम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना कैरियर को कंफ्यूजन में डालता है, और कैरियर को कई बार दिशा निर्धारण सही तरीके से नहीं करा पाता है। इससे बच जाइएगा, क्योंकि यहां पे जब अंगारक योग बनता है तो ये कुंडली को कहीं ना कहीं कैरियर के दृष्टिकोण से कमजोर कर देगा। कारण क्योंकि लग्न के अधिपति खुद अष्टम में जा रहे हैं, ये एक कमजोरी वाली बात है। व्यक्ति के स्वास्थ्य को और व्यक्ति के व्यक्तित्व को वो मृत्यु को प्राप्त करा रहे हैं, बिल्कुल कमजोर बना देते हैं, रुग्ण बना देते हैं, तो इससे कमजोर नहीं होना है। दूसरा, जन्म कुंडली में दशम भाव का अधिपति ही अष्टम में जा रहा है और वहां पे अंगारक योग लगा है, ये बात, और उसको कहीं से भी मैं बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश होते हुए नहीं देख रहा हूं। यहां पे भी यहां का जो अधिपति है वो कहां बैठा है, एक नीच के ग्रह के साथ बैठा है। किसके साथ, वो मारक भाव है, मारक भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं ना शुक्र। तो ग्रह अगर नीच की राशि के साथ बैठेगा तो प्रभाव तो करेगा, और कहीं ना कहीं अपना प्रभाव जरूर कमजोर करता है। और उस भाव में बैठा कौन है, कौन बैठा है, तो दशम भाव में 12वें भाव का अधिपति बैठा है। तो वो उसको क्या करेगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा, कमजोर करेगा, क्योंकि वो वास्तव में खुश नहीं है। गुरु खुश नहीं होते हैं शुक्र की राशि में बैठे होते हैं, तो ये बात है। और कहीं ना कहीं अगर यहां पे देखते हैं तो गुरु और बुध जो बैठे हैं वो एक तरीके का योग तो बनाते हैं, लेकिन फिर भी गुरु जो है वो बुध के साथ नहीं बैठना चाहते हैं, वो उसको शूद्र मानते हैं। वो कहते हैं ये छोटी जात का है, ये मेरे पास कहां से आके बैठ गया। लेकिन बुध इस चीज के लिए ठीक है। अगर देखा जाए तो एक ग्रह के तौर पे तो इन दोनों ग्रहों में बुध की उपस्थिति बहुत मजबूती से देखी जा रही है, क्योंकि वो भाग्य भाव के अधिपति भी हैं। कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के वो बैठे हैं, भाग्येश हैं, वो कुंडली में कारक होते हैं। और वैसे भी तो गुरु यहाँ पे अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी बुध यहाँ पे अच्छा होगा। वो स्पाइनल कॉर्ड है, वो दरअसल व्यक्ति का मेरुदंड है। 10वां जो भाव होता है वो व्यक्ति की कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। जन्म कुंडली के समस्त केंद्रों का वो केंद्र होता है, वो केंद्रों का भी केंद्र है, वो मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में यहां पे गुरु कमजोर हैं, लेकिन बात याद रखिए, जो समाज का उच्च वर्ग होता है ना, वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, और वो चाहता है कि आप उसी में उलझे रहें।
यही गुरु दरअसल यहां पे करा रहे हैं। वो खुद अच्छे भाव के अधिपति नहीं है, और अगर धर्म भाव का अधिपति उनके साथ आ रहा है तो वो उसको बैठने नहीं दे रहे हैं। सीधी सी वही बात है, पहले के जमाने के ठाकुर लोग, वो ठाकुर वाली बात आप लोग याद करिए। जब अगर ठाकुर से बढ़ता हुआ किसान अगर दिख जाता था तो सामने से उसको टोक दिया जाता था, मुझसे भी बड़े हो जाओगे क्या। ठाकुर प्रायः गांव के गरीब किसानों को टोक दिया करते थे। यही बात यहां पे गुरु और बुद्ध की हो रही है। दरअसल ये गुरु ठाकुर हैं, वो ये सोच बैठे हैं कि मैं तो कुंडली में मंत्री हूं, मुझसे तो कुंडली के जो अधिपति हैं वो मुझसे बात तो करेंगे ही, लेकिन वो नहीं बात करेगा। क्यों? क्योंकि शनि भी अपने आप को तो गुरु ही मानते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि मैं तुमसे कमजोर कहां हूं। गुरु और शनि अपने आप को शिष्य शुरू से एक दूसरे की नजर में, अब शनि जो है वो खुद को गुरु मान बैठा है, और गुरु तो गुरु होते ही हैं। अब शनि के जो बुद्ध हैं वो होते हैं मित्र, तो शनि ने बुद्ध को एक अच्छा भाव दे दिया। अब गुरु को ये रास्ता नहीं रहा है। यही बात है, मतलब गुरु यहां पे ठाकुर हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि एक छोटी जात का व्यक्ति मेरे साथ बैठे। वो कर अच्छा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी स्थिति मजबूत बनाना चाह रहे हैं। ये संभव है क्या? नहीं ना, बस यही बात है, इसको समझिएगा। तो दरअसल यहां पे वो थोड़े से कंफ्लिक्ट को ला रहे हैं, यहां पे वो कमजोर कर रहे हैं। व्ययेश है, तृतीय से वो मेहनत ज्यादा कराएगा, कई चीजें वहां पे कमजोरी के तौर पे देखी जा रही है। ठीक वही बात अगर यहां पे देखता हूं तो यहां पे दशम भाव मंगल राहु का प्रभाव, तो ये थोड़ा कमजोर करेगा। यहां से मंगल की 7वीं दृष्टि, यहां माता को यहां से भी मैं कमजोर देख रहा हूं संबंध, इस वजह से ये ध्यान देने वाली बात है। और 8वीं दृष्टि से यहां पे मंगल की नीच दृष्टि पड़ेगी जन्म कुंडली के पंचम भाव पे। ये प्रेम संबंधों का भाव है, यश गौरव सम्मान का भाव है, वो मिलेगा क्योंकि मंगल भी देख रहा है, वो मित्र की राशि में बैठा है, लग्नेश की दूसरी राशि है वो, लेकिन उससे यानी कि जिस घर में मंगल बैठे हैं उससे मंगल को अतिरिक्त बल नहीं मिल रहा है। कारण क्योंकि राहु एक तो बैठे, गुरु की राशि में राहु बैठे हैं और गुरु उसको बल दे नहीं रहे हैं, तो वो क्षुब्ध है। और दरअसल मंगल की 8वीं दृष्टि जब यहां पड़ेगी तो वो जल तत्व की राशि है, यहां पे आकर के वो नीच हो जाता है। और सूर्य भी अग्नि तत्व का ग्रह है और जल तत्व की राशि में बैठा है, तो ये क्या करेगा? ये व्यक्ति के प्रेम संबंधों को कमजोर करेगा। क्योंकि सूर्य जो होता है वो आत्मविश्वास का कारक होता है, वो यहां भी इनके साथ है। और एक बात और बताता हूं, अब अंतिम में आता हूं। दरअसल ये बातें पूरी हो चुकी हैं। राहु की दृष्टि शुक्र पे, मति बुद्धि को चंचल मत होने दीजिएगा श्रीमान, और ये पहचान लीजिएगा कि आप जिस चीज पे खर्च कर रहे हैं, जिस चीज पे आपका रिसोर्स खर्च हो रहा है, वो कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि एक नीच का ग्रह वहीं बैठा है जो कि सप्तमेश है, और यहां का अधिपति उसको देख रहा है, तो स्त्रियोचित गुणों को विकसित होने से थोड़ा रोक लीजिएगा। हालांकि वो ठीक होता है इमोशनली, क्योंकि आप स्त्री को समझ पाते हैं, लेकिन राहु का प्रभाव अगर शुक्र पे हो तो ये समझने वाली बात है। दूसरी बात कि यहां भी चंद्रमा जो है वो मकर का होकर के बैठा है, और यहां पे भी चंद्रमा की राशि में सूर्य और चंद्रमा ये व्यक्ति को विद्वान बनाते हैं, तार्किक बनाते हैं। लेकिन चूंकि सूर्य यहां पे जब 4 नंबर की राशि में बैठ जाएगा, चंद्रमा हालांकि उसको देख रहा है, तो ये दाम्पत्य में कभी कभी कड़वाहट भी लाता है। कारण क्योंकि यहां से उसको विशेष बल नहीं मिल रहा है, यहां का अधिपति कमजोर है, और यहां का अधिपति बुद्ध जो आपकी कुंडली में बनता है वो देखिए कहां बैठा है, तो मंगल की राशि में, तो वो उसके बहुत अच्छे मित्र भी नहीं होते हैं। हालांकि वो अंगारक योग में खुद है, इस वजह से ये बात समझने वाली है। व्यक्ति इंजीनियरिंग वगैरह कर सकता है कैरियर के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। या फिर अगर व्यक्ति खेल के क्षेत्र में जाना चाहता है तो भी जा सकता है। व्यक्ति निरंतर सूर्य की पूजा करे, ये बनता ही है। और कभी भी पथभ्रष्ट ना हो, अपने मित्रता को करने से पहले, मित्रों के नजदीक जाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से परख ले, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है वो सूर्य को देख रही है, और वो अष्टमेश होकर के भाग्य में बैठा है। अष्टमेश का दोष हालांकि सूर्य को नहीं लगता है, परंतु ग्रह भाव से प्रभावित जरूर होगा। ये बात गौर करने वाली है। नेत्रों की कमजोरी, बालों की कमजोरी, ये सब मैंने कल बता रखी है, ये बात बनती है। अब क्या बताऊं, अगर कुछ छूट रहा होगा तो पूछ लीजिएगा। कुंडली अच्छी है, निगेटिव चीजें 2-3 बता देता हूं। मंगल का यहां बैठना
शनि का नीच दृष्टि से एक दूसरे को शनि और मंगल का देखना, ये कहीं ना कहीं विवाह को और दाम्पत्य को कमजोर कर रहा है, डेली बेसिस के इनकम को कमजोर कर रहा है। हालांकि चंद्रमा लाभ भाव में नौमांस में बैठे हैं और वो खुद आपकी कुंडली के लिए एक तरीके से देखता हूं तो कहां के अधिपति बनते हैं, पंचम भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव को देख रहे हैं, ये ठीक है, ये कमजोर नहीं है। व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चले, सत्य रहे, सत्यवादिता का पाठ पढ़ता रहे और संस्कारों का बंधा रहे, माता पिता का आदर करे, क्योंकि सूर्य यहां भी पंचम में और यहां भी त्रिकोण में, ये ठीक है। यहां त्रिकोण में और यहां त्रिकोण में, ये ठीक है। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, दिमाग को स्थिर और साफ रखना है, दिमाग का व्यय ज्यादा नहीं करना है, बहुत ज्यादा चीजें सोचनी नहीं है, करना है, क्योंकि आपकी कुंडली कर्म भाव की बनती है। दशम भाव की मूलतः राशि वो केंद्र में बन रही है, कार्मिक बनी है, बहुत ज्यादा फांसीवादी नहीं बनना है। कुछ इसी तरीके से कार्यक्रम का समापन करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। एक बार अंतिम में जाते जाते कह दूं, आज के कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जो भी कुंडली का एक सवाल और एक सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और अपना नाम, AM PM का ख्याल रखें, जन्म स्थान जो दें वो ऐसा दें जो प्रायः मिल सके, और जितने लोग भी कमेंट में देंगे उसमें से 10 कुंडलियों का चुनाव मैं कल के कार्यक्रम में करूंगा, वो कार्यक्रम जरूर देख लें। और परसों दिन का कार्यक्रम भी जरूर देखें, उसमें मैं ये घोषणा करूंगा कि कल रविवार के कार्यक्रम में मैंने किन की कुंडलियों का चयन किया था और किन की कुंडलियों के सवालों का उत्तर दिया था। क्लियर है? अब इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।